नमस्ते दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका अक्षय धारा की आज की कड़ी में। मैं सुनीता पाहूजा, भारतीय उच्चायोग मॉरिशस में हिंदी एवं संस्कृति की द्वितीय सचिव, आप सबका एक बार स्वागत करती हूं। और आज हमारे साथ स्टूडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण अतिथि हैं, क्योंकि वे हिंदी की सेवा में लगे हैं। और आप हैं हमारे साथ आदरणीय श्री राजनारायण गति जी, जो आर्य सभा से हैं। बहुत बहुत स्वागत है। आप हिंदी संगठन के पूर्व प्रधान भी रह चुके हैं और मैं समझती हूँ आपने पूरा अपना जीवन ही हिंदी को समर्पित कर दिया है। वर्षों से आप हिंदी की सेवा कर रहे हैं और इसमें आर्य समाज की भी बहुत भूमिका है। मॉरिशस में और भी बहुत से सामाजिक सांस्कृतिक संगठन हैं जो भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देते हैं। और मैं समझती हूँ भाषा और संस्कृति परस्पर एक दूसरे के पूरक हैं, जैसा कि बहुत माना जाता है कि भाषा संस्कृति की वाहिनी है और संस्कृति भाषा को पुष्पित और पल्लवित करती है। और इसका ज्वलंत उदाहरण हमें मॉरिशस में देखने को मिलता है, जीता जागता कहूँगी। और ये जो मॉरिशस का बहुत महत्वपूर्ण वाक्य ही है, बहुत जाना माना, कि भाषा गई तो संस्कृति गई। तो मैं समझती हूँ इसमें जो आर्य सभा जिसके साथ आप जुड़े हैं उसकी भी बहुत भूमिका है। और अभी इसी रविवार को, पिछले रविवार को हमने देखा कि अश्वमेध यज्ञ की पूर्णाहुति की गई और यह आर्य सभा के सक्रिय भूमिका थी, जिन्होंने इसे आरंभ भी किया और समापन भी हुआ। मेरे ख्याल 15 फरवरी को शुरू हुआ था। उसके उद्घाटन में भी मुझे बात बहुत अच्छी लगी कि मॉरिशस गणराज्य के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री प्रवीण कुमार जगन्नाथ जी भी उसके उद्घाटन में भी थे और समापन वाले भी दिन थे। और इतने सारे यजमान थे वहाँ, लगभग 2000 लोगों का जुटाव था वहाँ और सब मिलकर यज्ञ कर रहे थे। बहुत ही सुंदर दृश्य था। थोड़ा सा हमें इस अश्वमेध यज्ञ के बारे में और बताएं और क्या उसकी भूमिका है, क्या उसका उद्देश्य रहता है, थोड़ा सा साझा करें हमारे साथ। और स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर स्टूडियो में। सभी दर्शकों को हार्दिक नमन करते हैं। बहुत धन्यवाद आपका, आपने आज यहाँ अवसर दिया है आकर कुछ चर्चा करने के लिए। जिस प्रकार से आपने अभी जिक्र किया, पिछले रविवार को अश्वमेध यज्ञ की पूर्णाहुति हुई। अश्वमेध, जिस प्रकार से आपको पता है, पूर्व में भारत में चक्रवर्ती राजा लोग इस प्रकार का आयोजन किया करते थे, जिसमें पूरे उनके जो उनका राज्य था, हर जिले में, हर क्षेत्र में, हर प्रांत में वो यज्ञ होता था। सभी जो प्रजा है उनके कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए, कि उनके राज्य में कुछ दुख न हो, कुछ संकट न हो, परमात्मा की कृपा बनी रहे। इस प्रकार से वो वहाँ पर प्रारंभ हुआ। मॉरिशस में भी जब आर्य समाज की स्थापना हुई तो वो संकल्पना लेकर भी यहाँ पर आए। आर्य समाज का एक मानना है, कहना है, उसका नारा है कि वेद का पढ़ना पढ़ाना सब आर्यों का परम धर्म है, वेद को सुनना सुनाना भी सबका परम धर्म है। तो इसी प्रकार से यह जो प्रक्रिया चली, यह जो अश्वमेध का उसकी यात्रा हुई, 2 महीनों तक सभी जिलों में हम लोगों ने, जिस प्रकार से आपने जिक्र किया, प्रारंभ किया हम लोगों ने लेफ्टिनेंट विलियम्स जिले से। वहाँ से फिर हम लोग आए इधर दक्षिण में, तो पोटरी में आ गए हम लोग, सभी 9 जनपद। हाँ, सभी 9, इसमें पोटरी से होकर उत्तर प्रांत में, फिर पूर्व में होकर के वापस दक्षिण में आकर के, तो ये मोका प्रांत में यह हम लोगों ने इसका समापन किया, इसकी पूर्णाहुति की। तो पूरे देश ने इसमें भाग लिया और बहुत उत्साह के साथ, और सभी लोगों ने सक्रिय भूमिका निभाई। और सभी समाजों ने, जो हमारी शाखाएं हैं, जो हमारे समाज हैं, सभी सदस्यों ने इसमें बहुत सक्रिय भाग लिया, बहुत उत्साह के साथ। मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं ये कहीं ना कहीं नहीं है, मतलब था ही कि महर्षि दयानंद जो हैं उनके 200वीं जयंती संदर्भ तो यही है 2024 में है। तो इस प्रकार से आपको पता है, भारत सरकार ने और विशेषकर प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने, उन्होंने ये इस जो कार्यक्रम है, जो सिलसिला जो प्रारंभ हुआ है, महर्षि दयानंद जी की 200वीं जन्म शती जो है, तो दूसरी जन्म शताब्दी जो हम लोग मना रहे हैं, 200 वर्ष उनके जन्म की जयंती हो रही है। तो इस तरह से वहाँ पर कार्य प्रारंभ हुआ और मोदी जी ने स्वयं वहाँ संबोधित किया आर्य समाजियों को, पूरे विश्व को उन्होंने संबोधित किया। और यहाँ तक उन्होंने घोषणा की कि सरकार जो है, भारतीय सरकार, वो भी इस कार्यक्रम का आयोजन करेगी। हमारे लिए बहुत बड़ी बात है।
ये पूरे विश्व के लिए, मानवता के भविष्य के लिए प्रेरणा का पल है। स्वामी दयानंद जी और उनका आदर्श था कृण्वन्तो विश्वमार्यम, अर्थात हम पूरे विश्व को श्रेष्ठ बनाएं। हम पूरे विश्व में श्रेष्ठ विचारों का, मानवीय आदर्शों का संचार करें। इसलिए 21वीं सदी में आज जब विश्व अनेक विवादों में फंसा है, हिंसा और अस्थिरता में घिरा हुआ है, तब महर्षि दयानंद सरस्वती जी का दिखाया मार्ग करोड़ों लोगों में आशा का संचार करता है। तो ये 1 वर्ष तक मॉरिशस में हम लोग ये कार्य चलाएंगे। जो भी हम लोग गतिविधि कर रहे हैं वो सब कुछ उस संदर्भ में हो रहा है, और अश्वमेध भी यज्ञ भी उसी संदर्भ में ये आयोजन हुआ इसका, और इस प्रकार से उसका भी हमको संपन्न किया। बहुत ही सुंदर विचार है, और बेशक इस शब्द से ऐसे लगता है हमें वो श्री राम के समय का भी मालूम है कि अश्वों को लेकर यज्ञ था, लेकिन अभी मैं समझती हूँ अगर हम उसका प्रतीकात्मक रूप देखें तो वो जो हमारे मन है, हमारी इंद्रियां हैं, वो घोड़ों की तरह, अश्व की तरह इधर उधर भाग जाती हैं। अश्व का तो मैं समझती हूँ उनको मन के विकारों को बांध के रखना और अपने आप को एक कहें कि ईश्वर की, परमात्मा की भक्ति में लगाना, शायद वही उद्देश्य है। तो और इस वजह से आपने बहुत सी गतिविधियों की बात की, तो एक बहुत ही सुंदर जो गतिविधि हुई, कहें कि एक उस कार्यक्रम का हिस्सा रहा ये आर्य नेता आदरणीय डॉक्टर उदय नारायण गंगू जी की इस पुस्तक का विमोचन किया गया। मॉरिशसीय साहित्य के विकास में आर्य समाज की पत्र पत्रिकाओं का योगदान, ये बहुत ही मैं कहूँगी शोध पुस्तक कह दें इसको, कि जो भी इसे पढ़ना चाहे, इसमें डॉक्टर उदय नारायण गंगू जी ने गत 100 वर्षों में जो भी आर्य समाज की पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित हुई, उनमें से बहुत ही चुनिंदा और लगभग साहित्य की सभी विधाओं को इसमें शामिल करते हुए उन्होंने यह संकलन किया है। और मुझे ये सुअवसर मिला कि मैं इसका संपादन कहीं कहीं उनको मैंने सहायता दी, और विदेश मंत्रालय के सौजन्य से यह पुस्तक प्रकाशित भी हुई। और आपको बताना चाहूँगी, संभवतः आपने देखा भी होगा, अपने दर्शकों के साथ साझा करना चाहूँगी कि इसका विमोचन हमने फिजी में जहाँ 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन किया गया, वहाँ भारत सरकार के जो विदेश मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं माननीय श्री मुरलीधरन जी, उनके कर कमलों द्वारा भी किया गया। और यहाँ पर गणराज्य, मॉरिशस गणराज्य के माननीय प्रधानमंत्री श्री प्रवीण कुमार जगन्नाथ जी के कर कमलों से इसका विमोचन हुआ। तो मैं समझती हूँ कि ये पुस्तक भी अपने आप में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए एक और कदम है, जिसमें कि मैं समझती हूँ डॉक्टर उदय नारायण गंगू जी हैं और आपके समस्त जितने भी सदस्य हैं आपकी सभा के, सभी उसमें जुटे हुए हैं, कहूँगी हिंदी की सेवा में। तो मॉरिशस में हिंदी की स्थिति को आप कहाँ पाते हैं, थोड़ा सा उस पर हमें प्रकाश डालें। मैं जोड़ दूं जो अभी हम लोग समाप्त कर देता हूँ अश्वमेध यज्ञ को लेकर के, इसका एक और उद्देश्य है कि समाज में जागृति पैदा करना, क्योंकि अश्व का अर्थ होता है, एक तो अर्थ होता है घोड़ा, लेकिन एक उसका और एक अर्थ होता है कि गति, मतलब कि जो मतलब कि आगे बढ़ने के लिए, जो इस प्रकार से, उसके लिए भी उद्देश्य से ये इसका आयोजन हुआ था। तो ये फिर हम आते हैं पुस्तक को लेकर। सर्वप्रथम मैं इस अवसर से लाभ उठाकर भारत सरकार को और आपके माध्यम से, आपके उच्चायोग से, आपके मिशन के थ्रू भारत सरकार को विशेष आभार प्रकट करना चाहते हैं। पूरी मॉरिशस की जनता की तरफ से धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप लोगों ने इस कार्य के महत्व को समझा, क्योंकि गंगू जी ने, डॉक्टर गंगू जी ने इसमें बहुत परिश्रम किया है शोध कार्य करने के लिए। व्यस्त रहते हुए भी, स्वास्थ्य उतना ठीक भी नहीं है, फिर भी उन्होंने ये जो अनूठा कार्य किया है, ये इतिहास है। इसके बाद हम तो कल नहीं रहेंगे, लेकिन ये इतिहास रह जाएगा। और जिस प्रकार से आपने बताया, मॉरिशस में जो आर्य समाज की जो भूमिका रही वो अद्भुत रही है। जहाँ तक हिंदी का प्रचार प्रसार है, मैं अत्युक्ति नहीं होगी अगर मैं कहूँगा कि मॉरिशस में आर्य समाज न होता तो शायद आज हिंदी भी नहीं होती। जब
इस पुस्तक के बारे में जब हम बात करते हैं तो पूर्व में प्रथम जो एक पत्र पत्रिका की बात हो रही है तो 1909 में हिंदुस्तानी जो उन्होंने प्रकाशित किया था मणिलाल मणिलाल डॉक्टर डॉक्टर जी जी। ने, वो जी, हिंदी और अंग्रेजी, गुजराती में भी, अंग्रेजी में भी, बाद में वो हिंदी। हिंदी। तो वहाँ से यात्रा आरंभ होती है। जी। इसके बाद फिर आर्य समाज ने गांव-गांव में, जगह-जगह पर जो है हिंदी पाठशालाएँ उन्होंने कायम की। उसके माध्यम से हिंदी की पढ़ाई हुई, हिंदी का वो जो उनकी की यात्रा भी चलती रही। फिर इसके बाद पत्र पत्रिकाएँ आर्य समाज में निकालते रहे लोग और इस तरह से जो 1911 में आर्य पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। जी। जिस प्रकार से आप देखेंगे इस पुस्तक में, तो वहाँ से यात्रा प्रारंभ होती है। कुछ समय चलने के बाद फिर इसके बाद हम लोग 1911 में आते हैं, तो वहाँ पर आगे चल कर के एक और बंद होकर दूसरी पत्रिका निकलती है, आर्यवीर। और इसके बाद में 1950 में 2 सभाएँ थी उस समय, प्रतिनिधि सभा, परोपकारिणी सभा। तो स्वामी स्वतंत्रानंद जी मॉरिशस आए थे, दोनों सभाओं को मिलाकर आर्योदय का प्रकाशन प्रारंभ हुआ और 1950 से निरंतर आज तक उसका प्रकाशन चल रहा है। तो इस प्रकार से अनेक विधाओं में जी। आप गद्य हो, पद्य हो, कविता हो, एक तो मोहनलाल मोहित जी ने उस समय, पंडित सतीराम जी, उन लोगों ने जी। प्रारंभ में ये कार्य संभाला। फिर धीरे-धीरे बाद में जयनारायण रॉय जी आए, कई लोग इस प्रकार से, चिंतामणि जी लोग आए और इस तरह से आज आधुनिक काल में हम देखते हैं कई आधुनिक लेखक हैं। तो आर्योदय का प्रकाशन जब से प्रारंभ हुआ 1950 में, आज तक प्रकाशन जारी है और इसमें सभी वर्गों के लेखकों को अवसर मिला। बच्चों जी। से लेकर के कुछ स्कूल के जो विद्यालय के जो कुछ छात्र हैं, नवोदित कुछ लिखना चाहते हैं, उनको भी अवसर मिलता है। जी। फिर लेखक, कवि सब जो है, ब्रजेंद्र भगत जी ने भी कविता इसमें लिखी है, कई लोगों ने इसमें। तो साहित्य का जो सृजन रहा, साहित्य की जो यात्रा रही, वो सतत बढ़ती गई और आगे हिंदी की यात्रा जारी रही और प्रचार होता रहा, प्रसार होता रहा। इस प्रकार से जो है ये जो आर्योदय ने बहुत इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है इस क्षेत्र में। हिंदी की बात आप जो कर रही हैं, हमने सोचा गति जी से बात कर रहे हैं तो हिंदी की गति के बारे में ज़रूर बात की जाए कि कहाँ है, कहाँ होनी चाहिए और हम क्या करें इस बारे में। जी। तो थोड़ा-सा उस दिशा में हाँ। बात करेंगे। जी, पूर्व में हिंदी को हम भाषा बोलते थे यहाँ पर, जी, जी, हिंदी नहीं जी। बोलते थे। भाषा। मतलब भाषा जब आप किसी ने कहा तो समझ जाए कि हिंदी की बात कर रहे हैं, हिंदी, जी। क्योंकि उसमें भोजपुरी लोग जो बोली है वो बहुत प्रचलित थी, लोग भोजपुरी में बात करते थे। जी, जी। और कुछ पढ़े लिखे लोग वो हिंदी पढ़ते थे, हिंदी बोलते थे, तो उसको भाषा बोलते थे। तो वो उस समय की जो हिंदी थी, हिंदी भाषा थी, वो लोग पढ़ते नहीं थे कि भाई हमको कुछ जो कोई इससे लाभ हो। वो जिस प्रकार से शरीर और आत्मा का संबंध है, उसी प्रकार से भाषा और संस्कृति का संबंध है। लोग ऐसा समझ रहे थे कि जब मैं हिंदी बोल रहा हूँ तो भारत से जुड़ रहा हूँ, भारत के समीप मैं हूँ। भारत की सभ्यता, भारत की सोच, भारत की विचारधारा, भारत की चेतना, भारत की पहचान, उस समय हम जुड़ रहे हैं। वो समय हम लोग जो हैं, और जो हमारे ग्रंथ हैं, जो रामायण और जो कुछ भी है, गीता, सत्यप्रकाश, महाभारत। गीता, सुख, इन सब से हम जुड़ रहे हैं। तो ये एक गौरव की बात थी और अपने आप को समझते थे कि परमात्मा से भी हम लोग करीब जा रहे हैं, क्योंकि संस्कृति जो है अपने आप में धर्म से एकदम समीप है और धर्म का एक अंग है। तो इस प्रकार से लोग उस समय हिंदी बहुत आदर, बहुत गौरव के साथ पढ़ते थे। और धीरे-धीरे वो जब उस समय में सरकारी पाठशालाओं में भी इतनी हिंदी की पढ़ाई नहीं होती थी। रामप्रकाश जी जब आए तो फिर जो है आधिकारिक तौर पर 1950 से इधर वो पढ़ाने लगे, तो प्रशिक्षण लोगों को मिलने लगा। नहीं तो लोग जैसे-तैसे अपना काम चलाते थे, प्रशिक्षण की कोई सुविधा नहीं थी, कोई प्रावधान उसका नहीं था। इसके बाद फिर शिक्षक लोगों को प्रशिक्षित करते रहे, तैयार होते रहे और आज तो आप देखिए जहाँ हम लोग जाते थे पढ़ने एक स्नातक बनने के लिए भारत, अब यहीं पर तो लोग यहाँ पर शोध कार्य भी कर रहे हैं और केवल अब बैठका में नहीं, हिंदी पाठशाला में नहीं, अब तो हम लोग पहुँच गए हैं विश्वविद्यालय तक और वहाँ से भी और आगे हम लोग जा रहे हैं। परंतु आज हिंदी की जो स्थिति है, हालांकि उतनी बड़ी संख्या में लोग आपको एक जगह नहीं दिखेंगे, क्योंकि अब तो अनेक सुविधाएं हो गई हैं और भारत सरकार यहाँ पर मैं रेखांकित करना चाहूँगा कि इस यात्रा में भारत सरकार का अभूतपूर्व योगदान रहा है। उस समय में हमारे पास पुस्तकालय नहीं हुआ करता था, तो हम लोग पोटली में आते थे। यहाँ पर आपका जो उच्चायोग था, उसका जो मिशन का आपका कार्यालय था,
वहाँ पर हम लोग लेकर के पुस्तकें पढ़ते थे। बाद में जाकर के अन्य स्थानों पर थोड़ा-थोड़ा उपलब्ध हम लोगों को पुस्तकें होने लगी, मिलने लगी। तो इस प्रकार से भारत सरकार ने भी और समय-समय पर वहाँ के विद्वान आते रहे, कवि आते रहे, भारत सरकार भेजती रही जाकर के यहाँ पर प्रचार कार्य करने के लिए। हमारे लिए सुविधा यह थी कि हम भारत के समीप हैं। जो दूर-दराज के देश हैं शायद उनको कम इस प्रकार की जी, सहूलियत, जी। सहायता मिलती होगी, बिल्कुल। परंतु मॉरिशस इस दिशा में बहुत भाग्यशाली है, भाग्यवान है कि हम लोगों को यह अवसर मिला। तो विद्वान लोग आते रहे और 1975 में प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ नागपुर में। अगले वर्ष 74 में यहाँ पर मॉरिशस में हुआ। इसके बाद फिर 83 में फिर भारत में हुआ। आपको बता दें कि 83 के बाद एक कालक्रम जो एक घटनाक्रम 10 वर्ष तक 93 तक कुछ नहीं हुआ इस दिशा में। जी। तो भारत के हमारे जो अन्य मित्र हैं, कई मित्रों ने कहा भाई आप लोग कुछ करो, कुछ हमको सम्मेलन का आयोजन करो। तो बहुत प्रसन्नता के साथ हमें ये कहना कि ये अवसर मिल रहा है कहने का कि उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री जी थे 93 में, वो अनिरुद्ध जगन्नाथ जी, सर अनिरुद्ध जगन्नाथ जी, उन्होंने फिर हम उनसे बात की कि देखिए हमारे मित्र लोग हमसे आग्रह कर रहे हैं, यहाँ पर कुछ करें हम ही लोग कर सकते हैं भारत से बाहर तो। और क्योंकि अभी 83 में तो भारत में हुआ, 10 वर्ष निकल गए, अगर आप लोग नहीं करेंगे तो पता नहीं अब होगा कि नहीं, क्योंकि फिर से भारत में एक बार 2 बार हो चुका है, वहाँ पर तो बाहर में कुछ होना चाहिए। तो तुरंत अब उस समय जो प्रधानमंत्री जी थे उन्होंने स्वीकार कर लिया और कहा लेकिन तुम्ही को ये भार संभालना होगा। तो मुझे सौभाग्य मिला कि उसका महासचिव रहा और फिर भारत सरकार से मिलकर के, और सरकार का तो पूरा तंत्र था ही, वो ले गए मंत्रिमंडल में, कैबिनेट में, वो पारित करके फिर हम लोगों ने इस पर कार्य किया और 1993 में यह जो चतुर्थ विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ और उसी के अंतर्गत यह निर्णय लिया गया, यह जो मंतव्य हुआ कि मॉरिशस में एक जो कार्यालय होना चाहिए, जो विश्व हिंदी सचिवालय की स्थापना होनी चाहिए। मॉरिशस सरकार ने यह स्वीकार किया कि हम लोग जमीन देते हैं, भारत सरकार आप इसमें पूंजी लगाइए और भवन तैयार कीजिए। और आज हमारे सामने यह साकार है, हमारे सामने जो है ये भवन खड़ा है दोनों सरकारों के बीच में। तो मैं समझता हूँ इस देश में मॉरिशस में जो बीज बोया आर्य समाज ने, फलते फलते आज यहाँ पर हैं। और आज देखिए हिंदी तो संयुक्त राष्ट्र संघ में भी पहुँच गई है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ मॉरिशस के एक नागरिक होने के नाते मुझे बहुत गर्व महसूस होता है कि हम लोगों ने अपना जो इसमें सहयोग दिया, अपना जो भी हो यथायोग्य अपना योगदान किया है और हिंदी को यहाँ तक लाने में। और आज भी हिंदी की जो स्थिति, बीच में मैं आपको छोटा सा एक संदर्भ में मिलाता है। रामायण में जब वो रामचंद्र जी जा रहे थे श्रीलंका पर चढ़ाई करने, तो वो पुल बांध रहे थे, बीच में समुद्र था, तो बड़े बड़े चट्टान लोग डाल रहे थे, उनकी सेना के जो लोग थे, लेकिन पास में गिलहरी बैठी हुई थी, उसको भी लगा कि भाई रामचंद्र का जिक्र हो रहा है तो हमें भी तो कुछ करना चाहिए। वो बेचारी क्या करते हैं, पूंछ जो है वो पानी में डुबो करके फिर वो जो रेत हैं, बालू लेकर कण वो डालते हैं। तो ये उनकी भावना, इसी प्रकार से हम लोगों का भी ये भाव रहा कि भाई भारत का जो महान जो है कार्य है, भारतीय संस्कृति और भारत की भाषा, उसको जीवित रखना, उसका प्रचार प्रसार करना। हम समझ रहे थे हम भी भारतवर्ष, जिसको हम भारत माता कहते हैं, तो ये वो कार्य हम लोग कर रहे हैं, तो अपने आप में बहुत गौरव महसूस करते थे। तो यह कार्य यहाँ तक आया। जहाँ तक भविष्य की बात है, मैं और योगदान तो कोई भी कम नहीं होता। जैसे हम गिलहरी की बात कर रहे हैं, कहीं मतलब भाव की बात होती है ना कि हम क्या करना चाहते हैं। हाँ। अगर हमारी चाहत होती है, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ना, where there's a way there's a will, where there's a will there's a way, सॉरी। तो वो ये होता है कि हम चाह रहे हैं ये करना, तो ईश्वर भी कहीं ना कहीं हमारा साथ देते हैं, उनकी कृपा भी बनी रहती है। और अब मैं मॉरिशस में देख रही हूँ, जैसे आपने विद्यालयों की बात की, तो बहुत कम देश ऐसे हैं जहाँ स्कूलों से ही हिंदी की पढ़ाई शुरू हो जाती है। तो मैं समझती हूँ प्राथमिक स्तर से पढ़ाई जाती है, फिर सभी विद्यालयों से होती हुई जब टर्शरी लेवल पर पहुँचती है तो MA, BA, MA और PhD तक यहाँ की जाती है। तो उसमें हम महात्मा गांधी संस्थान की भूमिका को नहीं भूल सकते। बैठकाएं जो हैं वो मॉरिशस के चारों जोन में कितनी संख्या, भारत सरकार की देन है तो दोनों की मिलीजुली है, क्योंकि भाई देंगे भी वहाँ जहाँ डिमांड होगी, वहीं सप्लाई काम करेगी, नहीं तो है ना, चाहते हैं तो फिर मिलता भी है। और इधर बैठकाओं की बात करें तो मॉरिशस के 4 जोन में बटी हुई बैठकाओं की संख्या कितनी है, हिंदी प्रचारिणी सभा कितना मतलब निस्वार्थ भाव से काम करती है, बिल्कुल। सभी सामाजिक सांस्कृतिक संगठन कितना मतलब भाषाओं, और महात्मा गांधी संस्थान में तो हिंदी के अलावा सभी तमिल, तेलुगु, मराठी, उर्दू सभी भाषाओं के विभाग हैं और पढ़ाई भी जाती हैं।
और उधर जो हमारा इंदिरा गांधी भारतीय सांस्कृतिक केंद्र है उसमें भी संस्कृति को लेके बढ़ावा, और मैं देख रही हूँ कि बहुत ही अनौपचारिक रूप से भी कई लोग जो हैं जुटते हैं और संस्कृति को बढ़ावा देते हैं। तो मैं समझती हूँ इन सब जो योगदान देने वाले लोग हैं इनके भी हम भूमिका को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। नहीं, बिल्कुल, ये प्रेरणा तो भारत से ही मिली है। जितने भी वहाँ पर महापुरुष हुए हैं, नाम गिनाएँगे तो समय बिल्कुल, नहीं लगेगा, बिल्कुल। लेकिन उन लोगों की प्रेरणा, उन लोगों के जीवन को देखते हुए, उनकी जीवनी को पढ़ते हुए, तो इन सबसे हम लोगों ने प्रेरणा ली, हमको प्रोत्साहन मिला, और उस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पर भी एक, जिस प्रकार से यहाँ लोग कहते हैं मॉरिशस के बारे में, ये तो लघु भारत है। तो लघु भारत मतलब वो ज़मीन की बात हम तो नहीं है, कहेंगे लेकिन बड़ा देश है अब। लेकिन जो वहाँ की सोच है, जो चेतना है, जो विचारधारा है, उस सबको यहाँ पर जो मूल्य है, भारतीय मूल्य जो हैं, वो तो वैश्विक है, केवल एक देश या एक धर्म के लिए नहीं है। वो मूल्य तो सार्वभौमिक है। तो इस प्रकार से इन बातों को यहाँ पर स्थापित करने और की। बैठकाओं के लिए भी, जो अगर हमारे साथ इस समय कोई दर्शक ऐसे जुड़े हैं जो विदेश में हैं और अन्य देशों में हैं और बैठकाओं की संकल्पना को बहुत नहीं जानते हैं, तो स्कूलों के अलावा जो हिंदी की पढ़ाई होती है, मैं समझती हूँ ये भी पूरी एक संस्थागत व्यवस्था है कि बिल्कुल। आप बिल्कुल प्राथमिक कक्षाओं से लेकर और फिर आपकी परिचय, प्रवेशिका, मध्यमा, उत्तमा तक जाते हुए, मैं पिछले सप्ताह किसी से अपने भारत में अपने किसी गुरुजी से बात कर रही थी, तो वो इतना हैरान हो रहे थे कि बैठका में उत्तमा की कक्षाएं थी। हाँ, मैंने उनको हाँ, बताया कि सर यहाँ निर्मला पढ़ाई जाती है, आधे अधूरे, तो वो हाँ, बहुत हैरान हो रहे थे हाँ। कि हमें लग रहा था बैठका मतलब छोटे छोटे बच्चे पढ़ते। मैंने कहा नहीं, पूरी नहीं। संस्थागत व्यवस्था है और बहुत उच्च शिक्षा तक वहाँ पर पढ़ाई होती है। मैंने स्वयं कुछ बैठकाओं का दौरा किया और जब जी, उन बच्चों को देखा ये पढ़ते हुए, मैं तो मतलब उनके जो हस्तलिखित उनकी कॉपियाँ थी, जी। उसकी मतलब मैंने वीडियोस बनाई, क्योंकि इतना सुंदर लेख उन्होंने लिखा हाँ। था। नहीं, 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 बहुत सही अच्छा बात लगा है। जो मुझे। यहाँ पर अभी वर्तमान में सरकार ने भी जो है अपनी तरफ से एक तो सहयोग तो मिलता ही है, जी, लेकिन अलग से जो जो स्पीकिंग यूनियन है, तमिल स्पीकिंग यूनियन, तेलुगु सभी बिल्कुल, भाषाओं के बिल्कुल। लिए तो इस प्रकार से ये भी सरकार का प्रोत्साहन मिलता रहता है। प्राथमिक विद्यालय से लेकर के तो तृतीय तक तो हिंदी की पढ़ाई होती है। और विश्व हिंदी सचिवालय है यहाँ, तो वो ये महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है कि जो बिल्कुल, मॉरिशस और भारत में तो हिंदी है ही, अब उसको अन्य देशों के साथ कैसे सेतु बना के उसको बिल्कुल, जो अपना उसका असली उद्देश्य है उस बिल्कुल, तरफ उसकी गति में और संवर्धन किया जाए, तो उस पर भी काम। तो मैं बिल्कुल। समझती हूँ कि बहुत सारी संस्थाएं हैं मॉरिशस में जो इस कार्य में लगी हैं। जी, मैं अभी आपने कहा कि मैं हिंदी स्पीकिंग यूनियन से भी कभी जुड़ा जी, हुआ था, जी, मैं जी। प्रधान था एक समय, तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि प्राथमिक की बात करें, पूर्व प्राथमिक के बच्चों के साथ हम लोगों ने जो कार्य किया, उनके लिए विशेष पुस्तक हमने प्रकाशित की उस स्तर के लिए, और कार्यक्रम किए, कई सांस्कृतिक कार्यक्रम। और आपको जानकर यह प्रसन्नता होगी कि केवल हिंदी भाषी बच्चे नहीं, जो क्रिश्चियन धर्म के लोग हैं, जी, जो जी। मुस्लिम धर्म के लोग हैं, सब लोगों ने, बहुत चीनी लोग, वो सब लोगों ने, भाषी लोग, वो सब लोगों ने भाग लिया। आर्य सभा के अंतर्गत अब हमारा अगला कार्य होगा, हमारी योजना है कि अभी सरकार ने भी घोषणा की है, तो हमारी जितनी बैठकाएँ, जितने मंदिर हैं, हमारे आर्य मंदिर हैं, वहाँ पर हम लोग पूर्व प्राथमिक के स्तर पर भी हिंदी को लेकर के वहाँ पर कुछ कार्य आरंभ करने जा रहे हैं। तो प्राथमिक से तो कार्य होता है, लेकिन पूर्व पूर्व प्राथमिक में इस प्रकार का प्रावधान नहीं है। तो वहाँ से हम लोग प्रारंभ करेंगे कि वहाँ, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो तो कच्ची मिट्टी है, ये बहुत आवश्यक है। अगर घर परिवार में आप हिंदी को लाना चाहते हैं तो बच्चों से प्रारंभ करना बिल्कुल, चाहिए। बिल्कुल। बच्चे, क्योंकि वो जब पहला कदम रखता है बच्चा शिक्षा जगत में, पूर्व प्राथमिक में, वहाँ से उसको आदत देनी चाहिए। हो सकता है हम पुस्तक में न पढ़ा सकें, हो सकता है हम उसको लिखाएं नहीं, लेकिन बोलचाल के दौरान, गीतों के दौरान अंतर्गत, जो कविता पाठ के दौरान, इस प्रकार से बच्चों में हम लोग आदत डालें, वो सुने और बोलें, उनसे गीत गवाएं। तो इस प्रकार से आर्य सभा का अगला कार्य होगा इस स्तर पर, पूर्व प्राथमिक स्तर पर, कि एक एक हमारा जो मंदिर है वहाँ पर हम लोग इस प्रकार की कक्षाएं प्रारंभ करें, और जहाँ पर ये बच्चे, उनमें आदत पड़ें और जाकर घर पर भी हिंदी बोलें। क्या है कि हम लोग, हमारे ज़माने में तो घर हर जगह भोजपुरी हिंदी बोला करते थे, लेकिन आज शायद वो माहौल, वो वातावरण कुछ बदल गया है, लेकिन पुनः उसको वापस लाने के लिए मैं समझता हूँ आर्य सभा के सामने और एक भी चुनौती है, और एक बड़ा मुद्दा है कि भाई उसको वहाँ से वापस जाना होगा। वहाँ बड़ी बड़ी कक्षाएं हो रही हैं, ठीक है, हम लोग इतिहास लिख रहे हैं, वो, लेकिन वहाँ पर हमको ज़मीन पर वापस आना जी, होगा, जी। और इस अभियान को लेकर के हमको चलना होगा। तो वो जो युवा पीढ़ी हमें चाहिए,
अगले कई सालों के बाद उसकी तैयारी तो अभी से करनी होगी। तो बहुत ही सुंदर प्रयास है आपका। लेकिन मैं बीच में आपको रोक कर ये इस पर केवल मैं ये इस पर बल देना चाहूँगा जी। कि ये सब कार्य संभव नहीं होता जब तक भारत सरकार का हमको सहयोग नहीं प्राप्त होता, नहीं, नहीं। आशीर्वाद नहीं मिलता। और केवल भारत सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, जो लोग भी आए मिशन में, जब से यहाँ पर मिशन कायम हुआ, जितने उच्चायुक्त महोदय आए और चाहे कर्मचारी चाहे कार्यकर्ता, सभी में ये लगन थी, श्रद्धा थी कि हम लोग यहाँ पर आए हैं केवल ऑफिस में काम करने के लिए नहीं, कि हमारा भाई इस समय इतने बजे हम लोग भी उसमें जुड़े उस। और रविवार को यहाँ पर वार्षिकोत्सव हुआ करते थे, जी, जी। वो अब रविवार को भी निकलते थे, आते थे प्रोत्साहित करने के लिए, प्रेरित करने के लिए, संदेश देते थे और लोग बहुत पसंद होते थे। तो सबको ये बात अब समझ में आ रही है कि अपनी भाषा, जैसे कहते हैं ना, निज भाषा बिल्कुल उन्नति है, सब उन्नति को मूल। तो वो बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी भाषा को आगे लाएं, जैसे उसमें गौरव समझें। कम से कम वो कहते हैं ना कि अपने घर में बोलेंगे तभी तो संयुक्त राष्ट्र तक पहुंचेंगे। बिल्कुल, तो बहुत बहुत आभार आपका, आप आए, आपने धन्यवाद अपने आपका, बहुत अपना सुंदर और अवसर बहुत ज्ञानवर्धक विचार हमारे साथ, दर्शकों के साथ साझा किए। मैं एक बार आपको पुनः आभार प्रकट करती हूँ आपका, और एमबीसी की तकनीकी टीम का भी बहुत बहुत आभार आज के कार्यक्रम के लिए। नमस्ते दर्शकों, फिर मिलेंगे अगली कड़ी में।